प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान में मईशत के अतबार से बड़ा मुस्बत दिन रहा है। एक तो स्टॉक मार्केट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई, बड़ी उसमें बेहतरी देखने में। दूसरा, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हुआ और 3 रुपये से ज़ायद की कमी देखने में आई डॉलर की के मुकाबले में। तो यूँ एक मुस्बत, मजमूई तौर पर एक मुस्बत दिन रहा मईशत के वास्ते पाकिस्तान में। अब इसकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो IMF की तरफ से 1 अरब और 38 करोड़ डॉलर का ऐलान किया गया है, ये इसकी वजह हो सकती है, या इसके साथ साथ ये वजह भी हो सकती है कि जो G20 ममालिक की तरफ से रिलीफ देने का ऐलान किया गया उन ममालिक को जो तरक्की पजीर ममालिक है, जिनमें पाकिस्तान को भी अब शामिल कर लिया गया है, ये इसकी एक वजह हो सकती है। तीसरा फैक्टर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आने वाली जो मराहत हैं वो एक वजह हो सकती है। जहाँ मुस्बत इशारियाँ मिल रहे हैं इन दिनों में, वहीं पर जो पूरी दुनिया में मईशत के हवाले से जो क्राइसिस देखने में आ रहा है वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान को भी इफेक्ट करेगा। उसके कुछ मनफी असरात भी होंगे, जिसके हवाले से IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो रिकॉर्ड 40 खरब तक पहुँच सकता है इस साल में। तो ये मुस्बत और मनफी अशारियों को मिलाकर देखें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है, ये आज का हमारा मौजू है, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर वकार मसूद साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी ख़जाना। डॉक्टर साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब खुशामदीद। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर वकार मसूद साहब, ये मुस्बत जो चीज़ें हुई हैं जिसमें डॉलर में जो रुपए की कीमत में इस्तेहकाम आया है, मुस्तहकम हुआ है रुपया डॉलर के मुकाबले में, आप इसकी वजह क्या देख रहे हैं? और मार्केट में आज बहुत तेज़ी रही, मुस्बत रही मार्केट, तो ये आप इसकी वजूहात क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया असद साहब। देखिए, इसकी तरतीब ये है कि सबसे पहले तो ये बात गर्दिश में थी कि IMF जो है बड़ी खतीर रकम जो है इमदादी रकम दे रहा है, 1.4 अरब डॉलर। फिर उसके साथ ही जो है G20 का ये फैसला कि वो मई से लेकर दिसंबर के आखिर तक जितनी अदायगियां हैं उनके कर्जों से अदायगियां भी और उस पर सूद दोनों को मिलाकर उन्हें कोई साल का ग्रेस पीरियड होगा और फिर 3 साल की मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे। तो फौरी तौर पर आप ये जो बोझ होता है अदायगियों का वो कम हो गया। अब फिर तीसरी और निस्बतन हैरान कुन खबर जो है वो स्टेट बैंक की तीसरी मर्तबा 1 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास और उसका ये फैसला कि पिछले 2 जो इंटरेस्ट में कमी हुई 75 पैसे की और 150 बेसिस पॉइंट की, उसके मुकाबले में इस दफा 200 यकमुश्त। तो ये 3 चीजें अगर आप जोड़ें तो आपको दूसरे दिन जो 2 चीजें यानी कि आज के दिन हमारे सामने जो 2 नताइज आए हैं उसमें कोई हैरत नहीं होगी। एक तो ये कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वलवला अंगेज जो है कारोबार हुआ, यहाँ तक कि पहली मर्तबा अपर लॉक लगा, यानी कि 5% से ज्यादा अगर बढ़ जाए किसी दिन में स्टॉक की वैल्यूज तो दोनों तरफ सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, ऊपर जाने में भी और नीचे जाने में भी। तो वो पहली मर्तबा जो है ऊपर जाते हुए स्टॉक सर्किट ब्रेकर लगा। दूसरे यानी कि दिन के कोई 12 साढ़े 12 तक तो ये नहीं था, लेकिन अचानक अगेन निस्बतन हैरत अंगेज 3.5 रुपए जो है यकमुश्त रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले में बढ़ गई, यानी कि एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो गया। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप सारी चीजों को जोड़ें कि जिस तरीके से रिलीफ पैकेज की बात हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है सामने भी आ चुका है, और जो मतलब BISP कफालत एहसास प्रोग्राम के तहत जो अदायगियां हो रही हैं बिल्कुल निचले दर्जे के जो आमदनी वाले तबकात हैं उनको, और इसके अलावा 2-3 और सहूलतें इसका हुकूमत ने ऐलान किया है। तो हुकूमत की तरफ से ये बड़े अच्छे इक़दामात हैं, इनको कदरो मंजिलत की निगाह से देखा जा रहा है। क्या ये किफ़ायत करते हैं? अभी देखें, बेशुमार बेयकीनियां जो हैं वो अभी हमारे साथ हैं। यानी ये जो पूरी कोरोना की सूरत है कितनी देर से हमारे साथ चलेगी,
कब और खत्म। क्या असरात मुरतब करेगी। बिल्कुल सही है, इस पर मैं मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब ये आगे बढ़ के। लेकिन जफर मोतीवाला साहब, या आप भी इत्तफाक करते हैं यही 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आज का जो दिन है वो बहुत मुस्बत रहा मार्केट में। और प्लस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आपके ख्याल में आर्जी है या ये कुछ दिन तक मजीद चलेगा और इसका मुस्तकिल नौयत के इसके मुस्बत असरात होंगे, ये जो अभी इकदाम उठाए गए हैं? देखिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे साथ IBA में भी वो साथ थे, कुछ हमने साथ कोर्सेज भी किए थे 90s में। तो वो जो बड़ा अच्छा इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो हैरान कुन बात थी कि ये 200 बेसिस पॉइंट जो अचानक बगैर लोगों को पता चले अचानक किया, उससे ये पता चलता है कि स्टेट बैंक रियलाइज कर गई थी कि इससे पहले जो डबल डिजिट में इंटरेस्ट रेट रखा गया है उससे इकोनॉमी को, वो जो आप कहते हैं ना हार्ट अटैक के बाद जो जोल्ट देते हैं, जो झटका देते हैं, वो झटका नहीं आएगा और उसको और कम करना पड़ेगा। अब ये चाहे रजा बाकर ने, मेरे ख्याल में खुद तो नहीं, लेकिन जो पीछे इनकी टीम है, जो ऊपर से हैं, आप समझ जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई इस इकोनॉमी के लिए और कम करना पड़ेगा, क्योंकि सराउंडिंग में अगर आप देखें बांग्लादेश, इंडिया और ये सब बड़े जो मुल्क हैं, ये 5.5-6% के इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी पे इनके चल रहे हैं। तो अभी भी हम 9% पर हैं, 2% इन्होंने कम किया। इससे इकोनॉमी को नहीं तो कम से कम कैपिटल मार्केट ये हो गया कि अब हम सिंगल डिजिट में आ गए। उसका जो अपर लॉक्स और लोअर लॉक्स की बात हुई है वो भी बिल्कुल सही है, और ये जो है पुश करेगा कैपिटल मार्केट को फर्स्ट, और फिर जो इंडस्ट्रियां जो अपने स्टाफ को, अपने वर्कर्स को सैलरियां देने में भी मुश्किलात आ रही थी, वो ये लोअर इंटरेस्ट रेट पर, क्योंकि वो डेप्ट में होती हैं, वो बैंकों से कर्जा ले चुकी होती हैं बड़ी बड़ी अमाउंट का, तो उसका बेनिफिट इनको तकरीबन होगा, जिसकी वजह से 3-4 महीने ये अपने और वर्कर्स को बगैर काम के भी वो सैलरीज दे सकते हैं। तकरीबन एक बाद में ये सुन रहा था कि डॉलर जो है रुपए का ये मजीद गिरेगा, यानी रुपया मजीद मुस्तहकम होगा, कुछ लोग पेशगोई कर रहे हैं। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं कि 163 से भी कम हो जाएगा डॉलर और रुपया मजीद मुस्तहकम होने के इम्कान हैं, यानी 6-7 रुपए तक जो है वो कुछ लोग पेशगोई कर रहे हैं। दुरुस्त है आपके ख्याल में? बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि आप देखें, आप हमारे रीजन को नहीं देखते हैं। कई एनालिस्ट जो है ना वो रीजन्स को नहीं देखते हैं कि वो इंडिया में क्या डॉलर रुपये की फिगर है, बांग्लादेश में क्या डॉलर टके की है, इवन अफगानिस्तान हमसे बेहतर हो गया है। और वो जो अभी ओरिया जान साहब आपको बताएंगे कि वो जो पुराना 70s में जोक था कि टके की इज्जत नहीं है, अब टके की इज्जत डबल है पाकिस्तानी करेंसी से ज्यादा। तो ये जो चीजें, इसे लगता है कि ये जो ओवर इंटेलिजेंस हुई है डॉलर को, यहाँ पर जो लोगों ने बचाया है और रुपये को मार्केट में अंधाधुंध फेंका है, उसका रिएक्शन आया है। अभी तो आप ये देखें कि हमें मुश्किलात आएंगी रिमिटेंस में, जो 40,000 स्टार्ट है। अभी तो सऊदीया में से 40,000 पाकिस्तानियों को जॉब से खत्म किया है, 10,000 UAE में किया है। नहीं तो आपके पास अगर रिमिटेंस का वही पोर्शन आ जाए जो कोरोना के बगैर का था, तो मैं तो इसको 150 रुपए देख रहा हूँ डॉलर को। ये तो बहुत मुस्बत बात होगी। टका बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कुछ 83-84 टके का एक डॉलर है, तो ये वाकई डबल यानी आधी वैल्यू बनती है इसकी पाकिस्तान रुपए की इसके मुकाबले में। ओरिया साहब, जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से मराहत आई हैं, इसके आने के फ़ौरन बाद हम देख रहे हैं जैसे मार्केट में एक हलचल सी महसूस हो रही है, एक बड़ा हौसला अफजा सा लगा। और ये हम सब इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, इससे 40-45 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो मार्केट में एक बड़ा एक पॉजिटिव सी मूव सी नज़र आई है, हमें एक मूवमेंट नज़र आई है लोगों में, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, तो बड़ा खुशाइन देखा जा रहा है। इसका भी एक इम्पैक्ट है जो अभी हाल 2-3 चीज़ें। एक तो यह है कि 20-25 दिन के बाद कोई एक्टिविटी शुरू हुई है और लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर लगा। तो होता यही है कि बेसिकली फियर ऑफ द अननोन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और अल्लाह करे कि ये सूरत हाल के अंदर बाकी चीज़ें ना बिगड़ें, क्योंकि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर दूसरी तरफ मामला बिगड़ना शुरू हो गया तो ये फ़ौरन क्लैप्स होकर रह जाएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है डॉलर का और बाकी चीज़ों का, एक चीज़ों को हम लोग गौर से देख नहीं रहे हैं। इस दुनिया के अंदर इस वक्त एक्विवलेंस के मायारात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं और कुछ देर बाद मज़ीद बदल जाएंगे जो हालात हैं। आपने देखा होगा डॉलर तो सस्ता हुआ है लेकिन सोना महंगा हुआ है। और इस वक्त जो दुनिया जो प्रेडिक्शन ये कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर ये एक वेव चली हुई है कि अगर इस वक्त आपके पास कोई करेंसी नोट्स पड़े हुए हैं जिसे आप पेपर करेंसी कहते हैं, तो उनकी बजाय आपको कुछ चीज़ खरीद लें ताकि आपको कल को एक ऐसे आड़े वक्त में उस चीज़ को बेच के आप अपनी रिस्क की ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है
अभी पेट्रोल की कंजम्पशन और कम होगी, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की प्रोडिक्शंस आ रही हैं और जिस तरह की वो वेक्टर स्केल के ऊपर वो कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि ये जो आज का दिन है ना, ये पहला दिन ऐसा होना ही था। उसके बाद ये है कि एक 25-30 साल का 25-30 दिन का रुका हुआ एक एक्टिविटी चीज़ थी, लोगों को अच्छा लगा, जैसे बाहर लगे तो कुछ भी नहीं हुआ और काम भी चल पड़ा और लोग खुश भी हुए, अच्छा हुए। अल्लाह करे कि इस दौरान में हमें कोई मज़ीद किस्म की केसेस की ज़्यादती ना हो, मसाइल ज़्यादा ना हो, दोबारा खौफ का साया ना बढ़े, तो फिर तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि डॉलर इसका कम होना और बाकी चीज़ें और सूद का खुसूसन, ये सूद आज शरह सूद 2008 से शुरू हुई है गिरनी, 2008 में जीरो पे आ गई थी पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर। उसके वजह यह है कि केन्जियन मॉडल जो है इकोनॉमी का, वो कहता यह है कि आप किसी तौर पर भी अगर सूद पे कर्जा देते हैं तो आप अपनी माशियात को तरक्की नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ या जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो तो जापान में 1999 में आ गई थी और पिछले दिनों तो उन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू कर दिया था कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो बैंक जो है आपसे उसकी हिफाजत करने के लिए आपसे किराया लेता है, और लोग जो है वो कैश लेके चलना शुरू हो गए थे। तो इसके फैक्टर्स बिल्कुल और हैं, इसको फौरी तौर पे नहीं जंप करना चाहिए इस सारे मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल आज का दिन अच्छा था, खूबसूरत था, लोग निकले हैं और लोगों के अंदर से खौफ उतरा है। अल्लाह करे कि ये मजीद ऐसा खौफ जो है वो मजीद ना। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम इरशाद साहब ये देखते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट को हम देखते हैं और देखते हैं कि कोरोना वबा की वजह से आलमी मईशत जो है वो ये वबा $500 अरब खा जाएगी एक एस्टिमेट के मुताबिक। अब जाहिर है पूरी दुनिया की मईशतें इसका शिकार हो रही हैं, तो पाकिस्तान पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा जैसे कि दूसरे तरक्की पजीर ममालिक पर आएगा। तो ये कुछ नेगेटिव एलिमेंट जो हैं वो भी तो खौफ का शिकार करते हैं। तो ये दोनों, एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ें, एक तरफ से नेगेटिव चीज़ें, ये कौन सी चीज़ किस पर गालिब आएगी और कैसे? देखें, अगर ये तो है, नुकसान तो है, ज़ाहिर बात है, असरात तो मनफी मुरतब होंगे, लाजमन होंगे, क्योंकि हमारा सारा इन्हिसार पिछले असल में 30-40 साल में जो हमने मार्केट इकानमी को टोटली अडॉप्ट करने की कोशिश की है, उसकी वजह से 2-3 हमें बड़े नुकसान हुए हैं। एक तो हमारा जो रिलायबिलिटी थी दूसरों पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा ये हुआ कि हमने लोगों की देखा देखी अपनी जो बैकबोन थी, हमारी मईशत है ज़री, हमने ज़राअत को इग्नोर करना शुरू कर दिया और हम नकल शुरू कर दी कि इंजीनियरिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा वो करें और दूसरे मामलात में करें। इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बढ़ती चली गई, एक्सपोर्ट कम होती गई, क्योंकि हम ख़ाम माल भी अगर बाहर से मंगवाना शुरू कर दें और हमारी जो ज़री मईशत है उसको बचाने की बजाय हम बनी बनाई चीज़ें बाहर से मंगवाना शुरू कर दें। अगर हमारे यहाँ लकड़ी बाहर से आ रही है, जनूबी अफ्रीका से लकड़ी आ रही है, कनाडा से लकड़ी आ रही है, हमारे जो चावल हैं वो बाहर से आ रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, आलू टमाटर बाहर से आना शुरू हो जाएँ, तो उसके नतीजे में आपकी इकॉनमी मजबूत बुनियादों पर कायम रह नहीं सकती। अब इसमें जो हमारे लिए सबक है या हमें जो फ़ायदा पहुँच सकता है कि हम एक तरफ माहिरीन माशियात जो हैं वो इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी एक गैर माहिराना राय है वो ये है कि हमारे लिए एक बेनिफिट मौजूद है कि क्योंकि हमारी मईशत जो है वो ज़री मईशत है, 60-70% लोगों का इन्हिसार जो है ज़राअत पर है। अल्लाह के फजल करम से कोरोना की वजह से हमारे दफ्तर तो बंद हुए हैं, फैक्ट्रीज़ तो बंद हुई हैं, लेकिन हमारे खेत खुदा न खासा शमशान उजाड़ नहीं हुए, वीरान नहीं हुए। हमारी जो ज़री पैदावार है उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई, और हमारी इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट कम हुई हैं तो इंपोर्ट भी उसी लिहाज से कम हुई हैं। अगर हम आइंदा ये सोचते हैं कि हम इंपोर्ट को जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं, सिवाय एसेंशियल आइटम्स के, बाकी चीज़ों पर हम पाबंदी लगा दें या उसको मिनिमाइज़ कर लें, और जो अपनी मईशत है, वसाइल का रुख भी मईशत की तरफ रोकें और इख्तरा और ईजाद का रुख भी ज़राअत की तरफ। बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि ज़राई ममालिक जो हैं उनको कदरे इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ हैं या वो ममालिक जो सनत पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं उनकी निस्बत चैलेंजेस कम हैं, बहुत कम हैं। देखिए, उसकी मैं मिसाल देता हूँ। जब सोवियत यूनियन टूटा है, आपको इल्म है कि सोवियत जो वहाँ की हुकूमत थी और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने ये किया कि जितनी इंजीनियरिंग थी, जितनी इंडस्ट्री थी, उन्होंने वो लगाई थी वाइट रशिया में और ये जो मुस्लिम स्टेट्स थी 6 की 6, वहाँ सिर्फ खाम माल पैदा होता था, ज़राअत को तरक्की दी गई, फल पैदा होते थे, बाकी चीज़ें होती थी। जब ये सोवियत यूनियन टूटा है तो 1 साल के अरसे में
वापस उनको दौलत मुश्तरका की तरफ जाना पड़ा। पहले गोरबाचोव ने, फिर येल्सन ने रिक्वेस्ट की इनसे कि जी आप हमारे साथ मिलके चलें क्योंकि हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन किसी रशियन ये जो मुस्लिम स्टेट्स थी इनमें से कहीं से ये खबर नहीं आई कि वो लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए कि वो ज़राअत उनकी मौजूद थी, खाने पीने को उनके यहाँ मौजूद था, पहनने को उनके यहाँ मौजूद था, और लग्जरी आइटम्स जो हैं उसमें थोड़ा सा वो उनको दिक्कत हुई। तो अगर हम भी अपनी इजादात का, इख्तरा का रुख भी देहात की तरफ करें और अपनी वसाइल का रुख भी उस तरफ करें, तो इससे हमें बहुत बड़ी, देखें हमारे पास तो इतनी बड़ी मार्केट ये मशरिक़ वस्ता की शक्ल में, ये रियासतों, अरब रियासतों की शक्ल में मौजूद है कि हम चीज़ें बनाते जाएँ और फ़ौरन बिकती जाएंगी। हमें ना यूरोप जाने की ज़रूरत है, ना अफ्रीका जाने की ज़रूरत है, ना ऑस्ट्रेलिया जाने की। नज़दीक तरीन मंडियाँ हमारे पास मौजूद हैं। इस पर डॉक्टर साहब आपकी राय क्या है कि ज़राअत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान कोरोना क्राइसिस में कम से कम अपने आप को, अपनी मईशत को सहारा दे सकता है? तो ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है पाकिस्तान के पास? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की, और इसको फ़रोग़ देना चाहिए। और माजी करीब में इससे गफलत बरती गई है, और अब ये मौका है जिसमें अब देखें ना, हमें अगर यानी ये इस कोरोना के बाद की जो ज़िंदगी है जिसका अभी कुछ तयन नहीं है, इसमें जो अपनी अंदरूनी आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी वो आपके बहुत काम आएंगे। और हमारी जो है ये ज़राअत से, अब ये खाने पीने की अशिया हमारे पास अगर वाफर मिक़दार में हों, अब देखें गंदम माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छी हुई है, फिर बाकी जो टमाटर वगैरह और ये जो छोटी माइनर क्रॉप्स हम कहते हैं वो भी अच्छी हों, तो कम से कम हमको मतलब जो है मुल्क में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर हम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा दें और ये चीज़ें मुहैया हों उनको, तो वो ये जो लॉकडाउन के दिन हैं वो बड़े आराम से गुजार सकते हैं। और अभी हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है इस बीमारी को रोकने का सिवाय इसके कि ये सोशल आइसोलेशन, डिस्टेंसिंग और ये जो चीज़ें हैं और लॉकडाउन वगैरह, इन्हीं के ऊपर इन्हिसार करें। इन्हीं पे इन्हिसार जो मगरिब है वो भी कर रहा है। यहाँ पे बात होती है स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह की, सही के लिए जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, देखें अभी भी बात हो रही है कि शायद आज 5000 टेस्ट हुए हैं मुल्क के अंदर। आबादी का आप हमारे गुमान कीजिए, तो उसके होते हुए ये तो अभी भी कोई इत्मीनान, बहुत कम टेस्ट है जी। हाँ, तो ये जब तक कि आप टेस्टिंग आप, यानी हम नहीं जानते कि हमारी असल फिगर क्या है कोरोना के मरीजों की, या मुस्बत जिनका रिजल्ट आए हैं उनकी असल तादाद हम नहीं जानते। वो अलग बात है कि हम तमाम लोगों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुश्तबा केसेस को टेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल फिर भी उसके में बहुत कम हुए हैं। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद ये खास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मैं आप दोनों से बात करना चाहूँगा, डॉक्टर ज़फ़र मोतीवाला साहब से भी, डॉक्टर वकार मसूद साहब से भी, दोनों से मैं बात करूँगा। और ख़ास तौर पर ये ज़रा देखेंगे जो IMF पाकिस्तान की मईशत के हवाले से प्रेडिक्शन कर रहा है, ये कितना घबराने या परेशान होने की बात है। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ज़फ़र मोतीवाला साहब, एक तरफ जाहिर है पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, गरीबों में तकसीम भी पाकिस्तान कर रहा है, प्लस ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने भी $5 करोड़ जारी करने का ऐलान किया है। तो IMF की हम पहले बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अलग बात कर रहे हैं, फिर G20 कंट्रीज़ ने जो फैसला किया और सिफारिश की IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, कि आप जो है वो ज़रा रिलीफ दें इनको और 2020 में इनसे कोई पैसे वापस ना लें। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक मुस्बत जो है वो तरफ मईशत को ले जा रही हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा सवाल आपसे ये था कि IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान का बजट खसारा जो रिकॉर्ड सतह पर पहुंचेगा, यानी 40 खरब तक पहुंच सकता है। तो इसमें घबराने की बात कौन सी है, खुश होने की बात कौन सी है? ये मजमूई तौर पर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? देखिए असद, खुश होने की बात नहीं है, ये मेंटेनेबिलिटी हो रही है।
मेंटेनेबिलिटी, जैसे कोर्ट में केस के लिए बोलते हैं कि मेंटेनेबिलिटी हो रही है कि भाई जहां एक दफा नुकसानात है तो वहां पर इनको ये बेनिफिट दिए जाए तो मेंटेनेंस हो जाए। बाकी ये कि अभी आपकी इकोनॉमी तो अभी भी वो आइसोलेशन में पड़ी है, वेंटिलेटर के अंदर है। अभी भी आपके जो कंस्ट्रक्शंस के मराद दी गई हैं, टेक्निकली सब जो मान ली गई हैं, जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता है उनकी बातें, लेकिन उसको चलाने के लिए, मजदूर को भेजने के लिए उसको 12,000 रुपए के सैलरियां देकर उसको सुस्त करने की जगह जब आप उसको भेजोगे, जब उसके लिए तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की मूवमेंट शुरू होगी, आपके ट्रांसपोर्टेशन शुरू होंगे, आपको उसको खाने पीने की जगह देनी पड़ेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। तो ये अभी तो ये शुरुआत है। अभी से हम लोग ये कह दें कि भाई उन्होंने टेक्निकली चीजें कर दी हैं, वो सब सही हुए हैं। इसका एक दूसरा एग्जांपल है कि स्टेट बैंक ने इस 200 बेसिस पॉइंट से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट दिए कि 50 करोड़ रुपए की सैलरी वाली इंडस्ट्री का हम लोग ये सस्ते में देंगे कर्जा, या 20 करोड़ वाली को सस्ते में देंगे। वो जितने कॉन्सेप्ट है वो फेल हुए, तो आखिर में आकर उनको मजबूरन ये 9% करना पड़े मॉनेटरी पॉलिसी को। और अब भी चेंबर्स जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो खुश नहीं हो, कहते हैं इसको और 200 बेसिस पॉइंट कम करके 7% पर लाया जाए ताकि हम कंपीट कर सके बांग्लादेश से, इंडिया से और दूसरे मुल्कों से। अभी आप ये वर्ड जो खुशी का वर्ड है ये तो यहां से निकाल दें। दूसरा मैं आपके जो इरशाद साहब हैं कि वो एग्री बेस को आप जफर 1 मिनट आपसे माजरत चाहूंगा, मेरे साथ शाहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाहमद कुरैशी साहब, हमने आपकी पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, G20 के हवाले से जो आपने खुशखबरी सुनाई है, इससे कितना इम्पैक्ट आएगा जो रिलीफ मिलने जा रहा है पाकिस्तान को और बाकी ममालिक को भी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, आप कितना रिलीफ देख रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, रिलीफ तो पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान 75 ममालिक और हैं, टोटल 76 ममालिक हैं जो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, होंगे इंशाल्लाह जी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं ताकि जब डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी, पर इम्पैक्ट अगर साल के लिए मौखर कर देते हैं जी तो मतलब है फिर तो इसका 12 बिलियन तक का आपको एक फिस्कल स्पेस मिल जाती है, $12 बिलियन जी, $12 बिलियन जी जी। और अब ये देखना ये है कि उन्होंने और उसको वुसअत दी है, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो और बायलैटरल हैं ऑफिशियल जो लोन्स हैं उस पर भी बात की जा सकती है जी। और अब ये तो है डिफरल की बात हो रही है जी, लेकिन क्या इसमें माफ करने की गुंजाइश है, नहीं है, अभी चीजें इवॉल्व कर रही हैं, ठीक है ना जी। एक आगाज हुआ है, एक रिकग्निशन को उसको तस्लीम किया गया है, जरूरत को महसूस किया गया है और एक उसका आगाज हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको हम फॉलो अप करेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल के लिए मौखर हो जाएंगी अदायगियां? 1 साल की मुद्दत को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, ये कम अज कम मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इससे ज्यादा भी हो सकती है? हो सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया शाहमद कुरैशी साहब। अच्छा, अब ये $12 अरब का फिस्कल स्पेस मिल जाएगा, ये एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा जफर साहब, दूसरा ये कि जो शाहमद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं और ये $12 अरब का अगर रिलीफ मिल जाता है या फिस्कल स्पेस मिल जाती है तो इसका भी बड़ा मुस्बत एक इम्पैक्ट आएगा। देखिए, मैं यही जो बात कर रहा था, शाहमद कुरैशी साहब ने उसी को रिपीट किया है। मैं कॉपीराइट का कोई वो नहीं लूंगा, दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि यही कह रहे हैं कि अब ये जो अभी तो स्टार्ट हुआ है और अभी ये एक्सटेंशन होगा, क्योंकि दुनिया जो है इस प्रॉब्लम से जल्दी नहीं निकलेगी। अभी हमारे मुल्क की पॉपुलेशन के हिसाब से कह रहे हैं कम है। अभी आपने टेस्टिंग कहाँ शुरू की है? आप अगर सिर्फ कराची को देखेंगे जहां पर एक एक घर में 8-8 लोग बंद हैं, तो 8 लोग भी तो करीब बैठे हैं, उसको तो कोई सोचे। 6-6 लोग 8-8 लोग बैठे हुए हैं पूरा GT रोड पर। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको कोई कोना ऐसा नहीं कि एक गांव दूसरे गांव से चिपका हुआ ना हो। तो ये सब चीजें देखते हुए अभी तो आपका शुरुआत है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि देखिए, एग्रीकल्चर के लिए रियलिटी चेक करें। एग्रीकल्चर दुनिया का अब वो प्रोडक्ट हो गया है जो आपको सेफ्टी तो देता है फूड की, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सेफ्टी नहीं है तो दुनिया में इतना वो यील्ड हो रही है वीट की, डबल हार्वेस्टिंग हो रही है, इंटेंसिव हार्वेस्टिंग हो रही है कि वीट और चीनी, चावल, ये हम अगर इंपोर्ट भी करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है।
दूसरा इम्पैक्ट जो हमें बहुत बड़ा पड़ता था वो ऑयल प्राइसेस का था, जो आजकल लोग कह रहे हैं कि अचानक ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रशियन एनालिस्ट आज से 4 साल पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि $25 होगा, वो रशियन एनालिस्ट को लोग हंसते थे। तो आज आपके पास पहला पॉइंट जो प्लस पॉइंट आया ये जो IMF का, दूसरा लोअर इंटरेस्ट रेट, तीसरा सीमेंट ये अपना जो कंस्ट्रक्शन का, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा ऑयल प्राइसेस के कम होने का है। अब हम वकार साहब कई जगह पर थे कि कई प्रोग्रामों में साथ थे, तो वकार साहब ने यहां तक कहा था कि भाई हम जो है बिल्कुल इंपोर्ट बंद करके बिजनेसेस बंद नहीं कर सकते, हमें वो रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो इंडस्ट्री चलाए, जो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। हमारा लोहा जो है पाकिस्तान में नहीं बनता है स्टील मार्केट के लिए, जी बाद एक्सपोर्ट्स के लिए भी इंपोर्ट्स करना पड़ती हैं। हाँ, मैं कह रहा जी, अरे हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। आपका तो 90% इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्टेड है। आपके क्या फर्टिलाइजर जो है वो गैस पर चल रहे हैं, इंपोर्टेड है। आपका इंडस्ट्रियां जो चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, जो गैस के इंजन चल रहे हैं, जो टर्बाइंस चल रहे हैं, वो सब इंपोर्टेड ऑयल पर है। तो इंपोर्ट तो हमें बंद नहीं करना पड़ेगा, कंप्लीट बंद करके हम नॉर्थ कोरिया तरह आइसोलेशन की इकोनॉमी नहीं बन सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मसला ये है और ये साहब कि अगर आप ये लॉकडाउन से पहले और कोरोना की सिचुएशन से पहले देखें तो जो कारोबारी तबका उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कारोबार नहीं चल रहा। तब तक ये लॉकडाउन नहीं आया था, तब तक कोरोना नहीं आया था, लेकिन फिर भी कारोबार नहीं चल रहा था और कारोबारी तबका बहुत परेशान था। अब उसके बाद ये लॉकडाउन ऐड हो गया और ये एक और तरह के चैलेंजेस आ गए। अब ये वाली जो चीज़ें ऐड हुई हैं, ये हमें अगर आज कारोबार हुकूमत खोल देती है, लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है 10-15 दिन में, तो हम ये लॉकडाउन से पहले वाली सिचुएशन में चले जाएंगे या ये पॉजिटिव चीज़ें कुछ इम्पैक्ट डालेंगी पॉजिटिव कारोबार पे, यानी हमारा छोटा कारोबारी तबका ये एक पॉजिटिव सिचुएशन में होगा या पहले वाली हालत में होगा? देखिए, इस वक्त दुनिया की जितनी फ्लूइड सिचुएशन है उसके अंदर आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको फौरी तौर पे सिर्फ ये करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि आप किस किस्म के सस्टेनेबल मॉडल को आगे 2-3 साल के लिए चला सकते हैं। जी, आप अपनी फैक्ट्रियाँ चला लेंगे, आप बेचेंगे कहाँ? फ्रांस बंद है, जर्मनी बंद है, बेल्जियम बंद है, इटली बंद है, अमेरिका बंद है, कहाँ बेचेंगे आप? ठीक, आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते, आप तो यही हैं। मतलब ज़रा ये होता है कि जब पेंडेमिक होता है तो पेंडेमिक के अंदर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल के ऊपर, जैसे बात की उन्होंने शाद आरफ साहब ने। आप करते हैं कि सस्टेनेबल मॉडल बिल्ड करते हैं कि ताकि आपकी सर्वाइवल किट कौन सी है, आपकी फूड बास्केट कहाँ सी है और वहाँ से कैसे आप उसको लेके चल सकते हैं। मतलब ज़रा ये है कि आज आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप बिल्ड कर लेते हैं, उसको मिल जाता है। होता ये है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप अपने लेबर को वापस भेजते हैं कहाँ पर? फार्म के ऊपर। आपकी सारी लेबर जो है वो यहाँ आके बैठी हुई है। ठीक, वो छोटे मोटा कारोबार काम करती है, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करती है, यहीं पर बैठी हुई है। क्या होगा, सिटी का ग्लैमर भी मौजूद है, बच्चे भी किसी के पढ़ जाते हैं और 2-3 रिस्क मिल जाते हैं। इस तरह की गाँव में थोड़ा सा बैल वैल से आमदन भी हो जाती है, भैंस से भी आमदन। एक उन्होंने किट बनाई होती है। आपको अगले असेस करना पड़ेगा और ये असेसमेंट अगले 2-3 महीने में आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि आपने अपनी इकॉनमी को अगले 2-3 साल में कहाँ लेके जाना है। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि कोरोना जो है ये आसानी से चला जाएगा, ये इसकी सिचुएशन ऐसी है, जो इस वक्त एनालिसिस हो रहे हैं दुनिया के अंदर वो तो यही हो रहे हैं कि 1 साल एटलीस्ट। देखिए 18 मंथ्स तो मिनिमम जो है वो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक वैक्सीन का तल्लुक है, दुनिया में आज 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, 5 करोड़ लोगों को लेकर मर गया था, 50 करोड़ लोगों को तबाह बर्बाद किया था उसने। आज तक स्पेनिश फ्लू की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी। 2008 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था, जिस ज़माने में उसका आया था, फ्लू आया था, उसका बर्ड फ्लू। आप अंदाजा करें दुनिया पागल हो गई थी, WHO के लोग सारे आके यहाँ बैठ गए थे, अगर पाकिस्तान में होगा मसला हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो वैक्सीन। तो असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि अभी आप इसको फौरी तौर पे थ्रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। आपकी इकॉनमी जो है वो ट्रेड बेस्ड इकॉनमी हो चुकी हुई है एक तवील अरसे से। आप यू आर अ ट्रेडर्स हेवन, आपने दुबई मॉडल फॉलो किया हुआ है। अब ट्रेडर्स में ये है कि आप कहाँ बाजार खुलेंगे तो कहाँ आप करेंगे सब कुछ। इसलिए फौरी तौर पे आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसे कहते हैं ना वो फौरी तौर पे जो नौयत का प्रोग्राम, कि आप अपनी इकॉनमी को वापस कैसे लेके जाते हैं। क्योंकि खाना है जी तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, रोटी है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, कपड़ा है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, घर आए तो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी आइटम अब तो दुनिया में रिड्यूस ही होगी ना। लग्जरी तो इस वक्त है ही कोई नहीं। लग्जरी का इस वक्त तो एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा रिड्यूस हुई है। आप सोच सकते हैं
कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नोवेयर इन द वर्ल्ड, खत्म हो चुकी है मुकम्मल तौर पे। इंटरनेट पे रह गई हो तो रह गई हो, बाकी जगह खत्म हो चुकी है। फैशन इंडस्ट्री खत्म हो चुकी हुई है। दुनिया के कौन कौन आप यानी आपके जितने कितने मॉडल्स से लेके कोई चीज़, कोई ना रैंप चल रहा है ना कोई और चल रहा है। एंटरटेनमेंट क्या, इवन टूरिज्म इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज फिनिश। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो इसका मतलब यह है कि आप बेयर मिनिमम पे लाइफ आ गई है। जी हाँ, जब बेयर मिनिमम पे लाइफ आ जाए तो प्लानिंग भी बेयर मिनिमम पे होनी चाहिए फिर उसके बाद। बिल्कुल सही है शाह साहब। अब ये कि अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात भी करते हैं, मैं डॉक्टर वकार से भी जानूंगा, लेकिन उसमें भी हम देखें कुछ चीज़ें तो लोकली यहाँ पर बन रही हैं पाकिस्तान में। सीमेंट यहाँ बन रहा है, स्टील चले यहाँ स्टील प्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, टाइल्स बाहर से आती हैं और सेरामिक्स की बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इंपोर्ट्स के बंद हो जाने से या दुनिया के लॉकडाउन हो जाने से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी हद तक चल पाएगी, मुकम्मल तौर पर चल पाएगी? इसको भी सफ़र तो करना पड़ेगा। देखिए, बुनियादी तौर पर हमें ये तय करना होगा कि हमने वो लाइफस्टाइल अभी से शुरू कर देना है। पहले तो ये तय करना है कि क्या ये हम अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में फारिग हो रहे हैं इस वबा से और दोबारा वही जो स्टैंडर्ड लाइफ था हमारे वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है या नहीं। अगर ये साल, 1.5 साल, 2 साल का मामला है तो फिर हमें, जिस तरह औरिया साहब कह रहे हैं, हमें नए सिरे से ये सोचना होगा कि हम वो लाइफ शुरू करना चाहते हैं जो हमने एक कंज्यूमर जो सोसाइटी बना दी थी यूरोप की देखा देखी, यानी उधार लेके, कर्ज लेके, चोरी करके, मांग तांग के हमने कंज्यूमर सोसाइटी बनाया इस मुल्क को। अपने वसाइल से नहीं बनाया कि टैक्स जमा हो रहे हैं, लोगों की आमदनी अपनी मेहनत की वजह से बढ़ रही है, बल्कि बाहर से पैसा आ रहा है, वो लग भी रहा है, खाया भी जा रहा है और उससे एक कंज्यूमर सोसाइटी वजूद में लाई गई है। अगर तो हमने उसी तरह की ज़िंदगी कल ही शुरू कर देनी है तो फिर हमें सिरामिक्स भी बाहर से चाहिए होंगी। इंडस्ट्री चलाने के लिए बहुत सारा जो खाम माल है वो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अगर ये सूरत हाल नहीं है तो फिर आपको, मैंने जब अर्ज़ किया है कि ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि क्या आप एक लग्जरी लाइफ शुरू करने के काबिल हैं। एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता रहने की ज़रूरत को जोर दिया जा रहा है, तो जो लोग सनत से वाबस्ता हैं, जो लोग सर्विसेज के शोबे से वाबस्ता हैं, वो क्या करें या उनके लिए क्या फ़िक्रमंदी की चीज़ें होंगी मुस्तकबिल करीब में? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। और ये सब, ये जो अभी हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात कर रहे थे कि बुरे हालात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको खुराक है, खाने की चीज़ें, उससे वाबस्ता होना चाहिए और उस पर ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने जो लोग वाबस्ता हैं सनत के शोबे के साथ या सर्विसेज के शोबे के साथ, अब हम देख रहे हैं कि सर्विसेज के शोबे मुअत्तल होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो वो ज़्यादा फिक्रमंदी का शिकार हैं। और सर्विसेज के शोबे से वाबस्ता ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन लोगों को फ्यूचर के हवाले से किस तरह से कंसर्न होने की ज़रूरत है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि एक तो इन्वेस्टर मुतासर होगा, वो तो होता है, हर जगह होगा, लेकिन जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर उसका कंस्ट्रक्शन का शोबा है या जितने भी शोबे हैं, ये हमने एग्रीकल्चर का शोबा उजाड़ के बनाए हुए। जी हाँ, हमने लेबर जो है वो गांव के खेतों से उठा के यहाँ पर लाई होती है। कोई यहाँ तक कि इवन दुनिया पूरी के अंदर जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है, वो दुबई में चल रहा है, वो किसी और जगह चल रहा है, वो भी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से खेतों से लोग गए हुए, कोई खानिया से गया हुआ है, कोई कहीं और से गया हुआ है, वहाँ जाकर उसने काम सीखा और वहाँ जाकर उसने शुरू किया हुआ है। और उससे हुआ ये है कि हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी में भी बहुत कमी आई है। एक तो ये है कि जब आपका माल ही नहीं बिकेगा तो एक फोर्सेबली उसको वापस जाना पड़ेगा और वो घर जाके बैठता है। बात है जब आपका इतना बाजार ही जो है उसकी ही खपत खत्म हो गई तो फिर आप क्या करें? एक और भी तो चीज़ हो रही है साहब जो हमने देखी है ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है या जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने ज़रूरी ज़मीनें बेच के हाउसिंग स्कीमें बना के कन्वर्ट करके बेची और हमारे शहर इसीलिए बड़े हुए हैं। दुनिया का बदतरीन, यही आपने बात की, दुनिया का बदतरीन मॉडल वो होता है जो अर्बनाइजेशन का मॉडल होता है कि जिसमें ह्यूज सिटीज़ बनते हैं और उस ह्यूज सिटी के अंदर उसके शैंटीज एरियाज बन जाते हैं, उसमें क्राइम भी बिल्ट होता है, सारा कुछ होता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री को उसके साथ जाके फिर एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड चीज़ें बिल्टअप हो जाती हैं और उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री बिल्ड हो जाती है। फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उस इलाके के अंदर है। असल मसला यह है कि आपने अगर तो वाकई आपको अंदाज़ा हो गया है
कि ये 2-3 और ये अंदाज़ा 1-2 महीने में हो जाएगा, पूरी दुनिया में हो जाएगा कि ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा। क्योंकि अभी मैंने देख रहा था वो जो उन्होंने वेक्टर एनालिसिस की स्टडीज शुरू की हुई हैं, बाकी चीज़ें की हुई हैं, उनका अंदाज़ा है कि 2-3 साल से पहले किसी तौर पर ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप चलते हैं और उस फियर के साथ चलते हैं तो फिर आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आपका सारे का सारा। और एक और बात बताऊं, लेबर जो है ना जी, ये पोर्टेबल किस्म की सूरत हाल में रहती है। ये यहाँ भी उसको एक झुकी होती है, जबकि गांव में अपने जहाँ वापस जाएगी तो वहाँ उसको। और आजकल जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इसलिए डाउनफॉल का शिकार होती है कि मजदूर नहीं मिलते, और मजदूर कहाँ चले जाते हैं? कटाई के लिए चले जाते हैं। कटाई एक और चीज़। और दूसरी और बताऊँ, मेरे एक दोस्त है, उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था। मैंने कहा तुम जाते क्यों नहीं? उसने कहा मैं अपने मजदूरों को लेके जा रहा था, तो रास्ते में कोई इस चौक पे बैठा हुआ था, एक के हाथ में कांडी है, एक के हाथ में बेलचा है। कहता जी लोग मुझे 500,000 दे जाते हैं, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? एक और तरह की ये चीज़ भी तो पैदा हो चुकी है ना बड़ी, तो वो बड़ी आसानी से आप वहाँ वो जा सकते हैं और फसल आपकी इंप्रूव होने शुरू करिए। इतनी बड़ी लैंड है, कभी अब असेसमेंट करें पाकिस्तान की कि आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। और होता आखिरी चीज़ जो कि आपको अब इस वक्त दुनिया के अंदर मशीन की बजाय आपको ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा रिलाय करना पड़ेगा टू यूटिलाइज द ह्यूमन रिसोर्स। उसकी वजह यह है कि आपके हालात ऐसे हो चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। जफर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, पेंडेमिक से पहले हम देख रहे थे कि जो कारोबार था वो उस पर लोग बड़ा परेशान थे और समझ रहे थे कि हमारा कारोबार, और कह रहे थे कि हमारा कारोबार जो है वो नहीं चल रहा, बड़ा परेशानी का शिकार थे, छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो। अब हम फर्ज करते हैं कि चलें अगले 3 महीने में कोरोना की सिचुएशन बेहतर होती है, चीज़ें नॉर्मलाइज होने को होती हैं, तो क्या जो कारोबारी हजरात हैं उनकी परेशानियों को और चैलेंजेस को आप पहले से 3 महीने पहले की सिचुएशन से ज़्यादा बदतर देखते हैं या वैसा ही देखते हैं? मैं वैसा ही देखता हूं, क्योंकि जो हमें कोरोना से पहले कोरोना आ गया था, मैं तो मजाक में कहता हूं, दोस्त हैं दोनों मेरे, कि भाई वो दोनों ज़ायरीन आए थे, शब्बर जैदी और रजा बाकर। तो शब्बर जैदी ने वो टैक्सेशन के ऊपर जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को जो परेशान किया, उसकी वजह से वो इंडस्ट्री पहले से ही परेशान थी। फिर टैक्सेशन की वजह से जो केसेस बन रहे थे उसकी वजह से परेशान थी। अब वो पता नहीं बीमार क्या है, पेशेंट नंबर 1 है या पता नहीं कहाँ गायब है, मैं तो किसी चैनल पर नहीं देख रहा हूँ। अब ये दूसरा ये कि इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए, किक स्टार्ट के लिए तो गवर्नमेंट ने सब टेक्निकल बात कर दी है। उसका पैसा जो शिफ्ट होगा लोअर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से, वो इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ होगा जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। गोल्ड को आप दुनिया में अभी मेजरमेंट इसलिए ना लें कि 1000 साल से जब भी ऐसी कोई वबाएं आती हैं, जंगें होती हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होता है सेफ्टी का, वो गोल्ड होता है। आप कैलकुलेशन में अभी भी दोस्तों को अपने कहता हूं कि अगर मेरे सब स्टॉक्स के बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस वो एक तरफ, और मेरी परदादी ने जो गोल्ड लिया था 1970 में, उसका जो ग्रोथ है वो एक तरफ, तो वो आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा मेरी परदादी विनर रही है गोल्ड के अंदर, और हम सब ये सब काम करके इंटरेस्ट और बॉन्ड्स के, स्टॉक्स के, कंस्ट्रक्शन के वो नहीं हुए। तो उस प्रोडक्ट को छोड़े। तीसरी बात जो मैं औरिया साहब को और सबको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, अब जो बिजनेसेस हैं एग्रीकल्चर के, वो मशीन इंटेंसिव हो गए हैं, उसमें मशीन भी आ गई है, और हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से वहां पर दादा जो काम कर रहा था उसी जमीन पर 3 बेटे भी काम कर रहे हैं, उसी जमीन पर 8 बच्चे भी उनके काम कर रहे हैं। तो अब वो ओवरलोडेड हो गया है, वही उनके पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, तो वहां पर जरूरत नहीं है। दूसरा, ये वो वक्त नहीं है कि पोल पोट का टाइम हो कि आप इंडस्ट्री बिल्कुल सही है सर। मैं बस काम है मुझे इरशाद साहब, मुझे नहीं है ये। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि ये हुकूमत से मुतालबा हो रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें लोगों को, एहसास प्रोग्राम के जरिए से नवाजें, जो भी करें, लेकिन पैसे हुकूमत के पास है नहीं। 8 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं, कहाँ से हुकूमत करेगी? लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं हुकूमत से। देखिए, हम जो भी तज्जिया करते हैं ना, उसमें से हमें बड़े, मैं एहतराम से अर्ज़ करूँगा, अल्लाह ताला की ज़ात को शामिल रखना चाहिए ठीक उस तमाम तज्जिए में। जी, ये कोरोना से पहले क्या गुफ्तगू ये हो रही थी कि आगे क्या होगा, ये हो रही थी कि हम लुट गए, मर गए, ख़त्म कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह की ज़ात पे इंसार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए सिर्फ गरीब आदमी को याद रखें, उसके बारे में हम सोचें। अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।